हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की अनुक्रमणिका। ये बच्चों हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। अनुक्रमणिका में देखेंगे हम पाठ के नाम, पाठ का क्रमांक और पृष्ठ क्रमांक। हमारी जो कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान है उसमें 3 विषय हिंदी, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों पाठ 4 मुगल साम्राज्य जो इतिहास का है। तो हमने पिछले वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देखिए इतिहास में पार्ट 1 है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 4 मुगल साम्राज्य। आइए बच्चों हम देखते हैं पार्ट 4 मुगल साम्राज्य के प्रश्नोत्तर। देखिए अध्याय 4 है मुगल साम्राज्य। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न पूछा गया है मुगल कौन थे। मुगल साम्राज्य में जो पहला प्रश्न है मुगल कौन थे, तो इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इतिहास की, उसमें पृष्ठ क्रमांक 46 पर। तो देखिए बच्चों हमने वहाँ से देखकर यहाँ उत्तर लिखा है। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल कौन थे? 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था और राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। देखिए मुगल कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। 2 महान शासक वंश थे, उनके वंशज कौन थे? मुगल थे। उनकी माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। पिता की ओर से क्या थे? वो ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? बाबर के द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर हमें इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 47 पर मिलेगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर था बाबर के 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली का जो अफगान शासक था, उन्होंने बाबर के 5वें आक्रमण में इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। तो बाबर का जो 5वां आक्रमण था उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी, दिल्ली के अफगान शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया, जो अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया गया। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मनसबदार से क्या आशय है? देखिए मनसबदार से क्या आशय है, इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारे जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 51 में मिलेगा। देखिए क्या है हमारा प्रश्न, मनसबदार से क्या आशय है? तो मनसबदार से आशय मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह, मुगलों की सेवा में जो आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। और मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी की व्यवस्था थी। देखिए मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी नौकरी, हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी की व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे।
उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी और उनका उतना वेतन होता था। तो इस तरह से जो मनसबदार है उसका आशय हमने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अकबर की जो राजस्व व्यवस्था थी उसका हमें संक्षेप में वर्णन करना है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है। हमारा जो उत्तर कहाँ मिलेगा हमें, पृष्ठ क्रमांक 52 में, जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसके पृष्ठ क्रमांक 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का जो प्रश्न 4 है वह हमें इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 52 पर मिलेगा। तो हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है बच्चों। देखिए, अकबर की राजस्व व्यवस्था, अकबर की जो राजस्व व्यवस्था थी, अकबर की राजस्व व्यवस्था अकबर ने पिछले 10 सालों में 1570 से 1580 की फसलों के पैदावार और मूल्य के आधार पर दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली लागू की थी। अकबर ने जो फसलों पर कर लगाया था उसका नाम था दहसाला, नवीन कर था वह। इस व्यवस्था को लागू करने में उसके राजस्व मंत्री टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया व अलग अलग फसलों की अलग अलग राजस्व तय कर दी गई। तो देखिए, हम प्रश्न नंबर 4 का उत्तर जो हमें पूछा गया था, अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन लिखिए। तो अकबर का जो राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। फिर इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने फसल के नगद रूप के कर में राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक को हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था और यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। वहाँ मुगलों ने जहाँ पर मुगल अपनी व्यवस्था देखते थे, अपनी भूमि का निरीक्षण करते थे, उसी स्थान पर उन्होंने अकबर की राजस्व व्यवस्था लागू हुई थी। तो उनके जो राजस्व मंत्री टोडरमल थे, उनका उस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। अबुल फजल द्वारा जो अकबरनामा लिखा गया था उनमें किन बातों का विवरण मिलता है, हमें लिखना है। यहाँ दिया हुआ इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 53 से हमें उत्तर खोज के लिखना है। देखिए, अबुल फजल ने, हमने यहाँ पर लिखा है, आप भी इसे नोट कर लीजिए अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। अबुल फजल ने अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। अबुल फजल ने अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व का ब्यौरा मिलता है। देखिए बच्चों, हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है, इसमें हम आपको समझा दे रहे हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया था कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। उन्होंने अपने शासनकाल का इतिहास लिखवाया अपने करीबी मित्र से। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्द में लिखा था। इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का, दूसरी जो जिल्द है उसमें अकबर के शासनकाल के घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावारों, कीमतों और मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो इस तरह से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में विवरण मिलता है 3 जिल्द में। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका
विवरण हमें कहाँ मिलेगा? हमारी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 53 में। देखिए, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्य का निर्वहन करते थे। देखिए इस प्रश्न का उत्तर, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सदर और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी। इस तरह से अकबर की प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभाली जाती थी और अकबर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विशेषताएं थी। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। जहांगीर का जो दरबार था उस पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखना है हमें। यहाँ इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 54 से उत्तर देख के लिखना है। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, हमारे उत्तर में आप भी इसे अपनी एडकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट ज़रूर कर लीजिए। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर रानी नूरजहां के नाम से गढ़ा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण कीजिए। तो देखिए मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनसे एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। देखिए बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश था और इधर रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था दूसरी ओर। तो इस तरह से जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण था। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी एडकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 8, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखें। अकबर का जो धर्म संबंधी विचार था उसे हमें संक्षेप में लिखना है। अकबर के धर्म संबंधित विचार। अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल में शांति व दया का भाव विद्यमान है, जिससे उससे सुलह कुल की नीति के माध्यम से अपने राज्य से लागू किए गए। ये जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है उसमें पूछा गया था हमसे कि अकबर के धर्म संबंधी विचार को संक्षेप में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने पृष्ठ क्रमांक 54 से जो हमारी इतिहास की अभ्यास पुस्तिका है उससे देखकर लिखा है बच्चों। आप भी इसे अपनी एडकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। देखिए अकबर के धर्म संबंधित विचार। अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था। अकबर क्या था? भारतीय इतिहास का प्रथम शासक, जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में उसे विभिन्न धर्मों को हमारे भारतीय इतिहास में विभिन्न धर्म है और उन्हें समझने के लिए
अकबर ने 1576 में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। 1576 में उसने इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर निकला। इबादत खाने में उन्होंने विभिन्न धर्मों के बारे में जाना। उसके उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल में शांति व दया का भाव विद्यमान है। सभी धर्म का जो मूल है उसमें शांति और दया का भाव विद्यमान है, जिससे उसने क्या किया, सुलह कुल की नीति के माध्यम से अपने राज्य में लागू किया। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं है, लिखिए। कहाँ मिलेगा हमें? प्रश्न क्रमांक 52 पर मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर। मनसबदार और जागीरदार, देखिए मनसबदार राज दरबार के उच्च अधिकारी होते थे। मनसबदार क्या होते थे? राज दरबार के उच्च अधिकारी होते थे, जिनके पास राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी और कार्य होते थे। जागीरदार राज्य की ओर से कर वसूलने और उसका हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। जागीरदार क्या करते थे? राज्य की ओर से कर वसूलने और उसका हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। इसके साथ ही जागीरदार एकत्रित कर को मनसबदार को सौंप देते थे, और उसके साथ जागीरदार का क्या था? कर पूरा एकत्रित करना और उसे मनसबदार को सौंप देना। अकबर ने अपने करीबी मित्रों को मनसबदार बनाया था और जागीरदार बनाया था। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा। बच्चों आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। अकबर ने किन किन संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया? जो संस्कृत ग्रंथ थे उसका किन किन ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया? इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 55 में खोजना है। देखिए अकबर ने महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। अकबर ने महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजमनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, रजमनामा क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। उसमें क्या है? महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। जैसे अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों को फारसी के अनुवाद कार्यों में संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजमनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 4 मुगल साम्राज्य के प्रश्न उत्तर लेकर आए थे। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन।